नेल्सन मंडेला रोड, ये साउथ दिल्ली की एक सड़क का नाम है। यहां दिन में तो खूब चहल पहल और ट्रैफिक होता है, लेकिन रात के समय यहां कोई नहीं होता। यहां छा जाता है सन्नाटा। अब आती है तारीख 30 सितंबर 2008। रात के करीब 3:25 और 3:55 के बीच का वक्त था। एक छोटी सी मारुति ज़ेन सड़क के किनारे डिवाइडर से टकराई खड़ी है। उसकी हेडलाइट्स जल रही हैं, इंजन चालू है, लेकिन गाड़ी हिल नहीं रही। पास के ही एक रेस्टोरेंट का कर्मचारी साइकिल से अपने घर जा रहा था। वो ये गाड़ी देखता है और रुकता है, शीशे के अंदर झांकता है और ड्राइवर की सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और वो बेहोश थी। उसका सर लगा हुआ था स्टीयरिंग से। वो ये देखकर डर जाता है और आसपास गुजर रही गाड़ियों को रुकवाता है और पुलिस को कॉल करता है। वसंत कुंज थाने को कॉल रात के 3:45 पर आया और पुलिस वहां पहुंच गई। लड़की को फिर एम्स ले जाया जाता है और जहां डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि अब वो नहीं रही। उसके सिर में एक गोली लगी थी, एक देसी कट्टे की गोली जो किसी ने चलती हुई गाड़ी से चलाई थी, और उसकी मौत तुरंत हो चुकी थी। वो लड़की जिसकी मौत हुई थी वो एक बड़ी पत्रकार थी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, कौन थी वो लड़की और उसे ही क्यों निशाना बनाया गया, ये सब जानेंगे हम आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। जिस लड़की के साथ यह हादसा हुआ उसका नाम था सौम्या विश्वनाथन। उसकी उम्र 25 साल थी और वो हेडलाइंस टुडे में न्यूज प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही थी। ये वही चैनल है जो आज इंडिया टुडे के नाम से जाना जाता है। 2008 में वो एक नया तेज तर्रार न्यूज चैनल था जहां ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस होता था और हर खबर पर सबसे पहले पहुंचने की होड़ थी। सौम्या उसी मशीनरी का एक जरूरी पुर्जा थी। 25 साल की उम्र में न्यूज प्रोड्यूसर बनने का मतलब था घंटों का काम, रात की शिफ्ट और हर ब्रेकिंग न्यूज पर तुरंत एक्शन। और सौम्या ये सब बखूबी करती थी। 30 सितंबर 2008 को उसकी आफ्टरनून शिफ्ट थी। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी लेकिन वो नहीं गई। उस रात एक बड़ा टेरर अटैक था जिसकी वजह से न्यूज रूम में सब लगे हुए थे और मॉर्निंग शो की तैयारी हो रही थी। नाइट टीम को मदद चाहिए थी तो सौम्या रुकी रही। रात को 3:03 पर काम खत्म होता है और सौम्या अपने झंडे वाला ऑफिस से निकलती हैं और अपनी मारुति ज़ेन कार में बैठती हैं और फिर निकल पड़ती हैं अपने घर यानी वसंत कुंज की तरफ। रात 3:15 पर वो अपने पिता M.K. विश्वनाथन को कॉल करती हैं और कहती हैं कि वो रास्ते में हैं, बस थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगी। M.K. ये बात सुनकर इंतजार करने लगते हैं, लेकिन ये इंतजार उस रात कभी खत्म नहीं हुआ। उस रात नेल्सन मंडेला रोड पर सौम्या की गाड़ी के साथ एक और गाड़ी थी, मरून कलर की मारुति वैगनार। उसमें बैठे हुए थे 4 लोग, जिसमें आगे की सीट पर रवि कपूर और अमित शुक्ला बैठे थे, जबकि पीछे बलजीत मलिक और अजय कुमार थे। गाड़ी रवि कपूर चला रहा था। अब रवि कपूर के बारे में पुलिस को पता चला कि वो एक पुराना कार चोर था जो 2002 में पहली बार एक ऑटो थेफ्ट केस में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद से उसके पास क्राइम का एक लंबा रिकॉर्ड था। इसके साथ वो पुलिस का इन्फॉर्मर भी था, यानी जो उसे पकड़ सकते थे वो उनके लिए ही काम करता था। लेकिन उसका असल धंधा था लूट। देर रात की सड़कें, साउथ दिल्ली के सुनसान इलाके और काम से लौटते हुए अकेले लोग। ये उस गैंग का हंटिंग ग्राउंड था जहां IT प्रोफेशनल्स, BPO वर्कर्स और जर्नलिस्ट रात को अकेले अपनी गाड़ियों में होते थे और यही इनका शिकार होते थे। उस रात सौम्या की गाड़ी ने उनकी वैगनार को ओवरटेक किया और बस इतने से उन चारों ने देख लिया कि गाड़ी में एक अकेली लड़की है। रात का वक्त है और सड़क भी खाली है। वो अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं और सौम्या की गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। वो पहले गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि कपूर ने पहले सौम्या की गाड़ी को रोकने के इरादे से गोली चलाई ताकि वो रुके और वो उन्हें लूट सके, लेकिन सौम्या नहीं रुकी। इसके बाद कपूर ने देसी कट्टे से दूसरी गोली चलाई जो सीधे जाकर सौम्या के सिर में लग गई। गाड़ी का कंट्रोल खो गया और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। सौम्या अपने वसंत कुंज वाले घर से बस कुछ मिनट दूर थी। इतना करने के बाद वो चारों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन 20 मिनट बाद फिर वापस आए, शायद ये देखने के लिए कि क्या हुआ या शायद अभी भी उनका लूटने का इरादा था।
लेकिन तब तक वहां पुलिस आ चुकी थी और ये देखकर वो फिर भाग जाते हैं। पुलिस गाड़ी की तलाशी लेती है तो सौम्या का फोन और वॉलेट दोनों गाड़ी में ही मिलते हैं, यानी लूट हुई ही नहीं थी और जिसके लिए गोली चलाई गई वो मिला ही नहीं। एम्स में डॉक्टर्स ने बताया कि मौत की वजह सिर में गोली लगना था और उसी रात वसंत विहार थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है अनजान लोगों के खिलाफ मर्डर की धारा 302 के तहत। लेकिन क्राइम सीन से खाली बुलेट शेल मिला और सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो मरून वैगन आर सौम्या की जेन को फॉलो करती हुई दिख रही थी और यही बाद में बड़ा सबूत बनी। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बुलाई जाती है और HGS धालीवाल जो उस वक्त दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट के हेड थे, उन्होंने बाद में मीडिया को बताया कि विक्टिम और किलर्स के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ ही नहीं था। एक चलती हुई गाड़ी से गोली चली है और गोली सौम्या को लगी है, बस यही है। इसलिए ये केस काफी मुश्किल है क्योंकि कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, कोई DNA नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं था, बस एक खाली बुलेट शेल था और एक CCTV फुटेज थी। सौम्या के पिता MK और मां माधवी को CBI जांच का ऑप्शन दिया गया, लेकिन उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भरोसा रखने का फैसला किया और ये भरोसा उन्हें 15 साल तक बनाए रखना था। 2008 का पूरा बाकी हिस्सा ऐसे ही गुजर जाता है क्योंकि कोई ब्रेक थ्रू नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और MK और माधवी पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहते हैं। वो अपडेट मांगते थे तो जवाब मिलता था कि अभी जांच चल रही है। और इस तरह अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर भी चला गया और 2009 का नया साल आया, लेकिन कातिल अभी भी बाहर थे। साउथ दिल्ली की उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं रातों में, उसी वैगन आर में, अपने अगले शिकार की तलाश में। इस पूरे दौरान MK और माधवी के लिए हर सुबह उसी सवाल के साथ शुरू होती थी कि आखिर कब पकड़े जाएंगे वो कातिल। लेकिन जब तक वो बाहर थे तब तक इस सवाल का जवाब ही नहीं मिला और जब जवाब मिला तो एक दूसरी हत्या की वजह से। 18 मार्च 2009 को वसंत विहार में रात के करीब 4 बजे जिज्ञासा घोष के साथ भी वही हुआ जो सौम्या के साथ हुआ था। जिज्ञासा 28 साल की IT प्रोफेशनल थी जो BPO में काम करती थी और जब उनका ऑफिस कैब उन्हें घर के पास छोड़ गया तो वो कैब से उतरकर अपने घर की तरफ चलने लगी। उसी साउथ दिल्ली में, उसी तरह रात को, उसी तरह काम से अकेले लौटते हुए, और वो मरून वैगन आर वहीं पर थी। वहां से जिज्ञासा को वो किडनैप कर लेते हैं, लूटते हैं और तो और उसे मार देते हैं। 21 मार्च को जिज्ञासा की लाश सूरज कुंड के पास फरीदाबाद में मिली। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और इस जांच में 3 सुराग निकले जो सौम्या के कातिलों तक ले गए। एक हाथ का टैटू, एक पुलिस का वायरलेस सेट जो चोरी का था और CCTV फुटेज। इन तीनों ने मिलकर रवि कपूर की तरफ इशारा किया और कपूर को जिज्ञासा के मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कपूर और शुक्ला ने सौम्या की हत्या का जिक्र खुद कर दिया और उन्होंने इसे थ्रिलिंग एक्टिविटी यानी रोमांचक काम बताया। एक 25 साल की लड़की को रात में अकेला देखकर गोली मार देना उन्हें रोमांचक लगा था। बलजीत मलिक उर्फ पॉपी के कन्फेशन ने वो ब्रेक थ्रू दिया जिसका 6 महीने से इंतजार था और ये कंफर्म हो गया था कि ये वही मरून वैगन आर थी जो दोनों मर्डर्स में इस्तेमाल हुई थी। फिर तारीख आती है 28 मार्च 2009 की, जब एक साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी शामिल थे। रवि कपूर इस गैंग का लीडर था और अमित शुक्ला उसका करीबी साथी था जो सौम्या की हत्या के 2 दिन बाद दिल्ली से भाग गया था और जिज्ञासा की हत्या से ठीक 1 हफ्ते पहले वो वापस लौटा था। जैसे जाना और वापस आना उसके लिए नॉर्मल रूटीन हो। अजय कुमार को पुलिस ने इस पूरे केस की अहम कड़ी बताया जो फरार था लेकिन 2009 में ही पकड़ा गया और बाद में एक सुनवाई के दौरान उसने अजय सेठी पर ब्लेड से हमला कर दिया। ये वही लोग थे जो एक दूसरे के साथ मिलकर 2 हत्याएं कर चुके थे और अब एक दूसरे पर ही वार कर रहे थे। अजय सेठी देहरादून का था जो फरीदाबाद में रहकर चोरी की गाड़ियां बेचता था और गैंग की चोरी की हुई वैगन आर भी उसी को बेचनी थी। उसने दावा किया कि उसे नहीं पता था कि ये गाड़ी मर्डर में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन ये इस केस का 5वां अरेस्ट था। फिर अप्रैल 2009 में मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया गया जो संगठित अपराध के खिलाफ एक कड़ा कानून है और जिसके तहत कम से कम 6 महीने बेल नहीं मिलती। और जब ये लागू हुआ तो ये केस इंस्पेक्टर लेवल से अपग्रेड होकर ACP लेवल पर चला गया
22 जून 2009 को 620 पेज की पहली चार्जशीट फाइल हुई और 8 अक्टूबर 2009 को मकोका की सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई। 6 फरवरी 2010 को मर्डर, डकैती और कॉमन इंटेंशन के फॉर्मल चार्जेस फाइल हुए। फिर 9 मई 2011 को मकोका के तहत चार्जेस फ्रेम हुए और 16 नवंबर 2010 को साकेत कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। रवि कपूर के घर से वो पिस्टल मिलती है जिससे सौम्या को गोली मारी गई थी। सीसीटीवी में मरून वैगन दिख रही थी और कन्फेशंस भी थे। डिफेंस ने दलील दी कि कन्फेशंस दबाव में लिए गए थे और फॉरेंसिक सबूत भरोसेमंद नहीं है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास मजबूत केस था। और इधर रवि कपूर जेल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अक्टूबर 2009 में इलाज के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसने पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंक दिया और भाग गया। हालांकि जल्द ही पकड़ा गया और फिर मई 2010 में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने चाकू निकाल लेता है और ये दावा करता है कि तिहाड़ में पुलिस वालों ने यह हथियार दूसरे कैदियों पर हमला करने के लिए दिया है। एक ऐसा बंदा जो जेल में था, कोर्ट में था और अभी भी सिस्टम को चुनौती देने से नहीं रुकता था, यही था रवि कपूर। 2014 में केस को एक बड़ा झटका लगा जब सरकारी वकील राजीव मोहन, जो शुरुआत में केस हैंडल कर रहे थे, प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए चले गए और इस तरह केस की रफ्तार थम गई, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदलने का मतलब होता है नया इंसान जो नए तरीके से सीखता है और फिर देरी होती है। नवंबर 2015 में तत्कालीन दिल्ली एलजी नजीब जंग ने राजीव मोहन को दोबारा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया और यह केस फिर से चला। 2016 में जिज्ञासा घोष केस में ट्रायल कोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ बलजीत मलिक को उम्र कैद दी, लेकिन जनवरी 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। 2018 में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने रवि कपूर को सौम्या केस में बेल दे दी तो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर स्टे लगा दिया, जिससे रवि कपूर तिहाड़ में ही बंद रहा। और फिर फरवरी 2019 में बलजीत मलिक ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी कि उसका ट्रायल जल्दी खत्म हो। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को नोटिस भेजा तो लोअर कोर्ट ने जवाब दिया कि प्रोसिक्यूशन के गवाह नहीं आ रहे हैं और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है। देरी पर देरी का एक ऐसा सिलसिला था जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। इस पूरे वक्त एमके विश्वनाथन और माधवी विश्वनाथन हर सुनवाई में आते जाते रहे। साकेत कोर्ट बार बार, वो भी बिना रुके। एमके वोल्टास से रिटायर हो चुके थे और माधवी भी 2011 में रिटायर हुई। दोनों की बची हुई लाइफ सेविंग्स पर थी और उन्हें उसी से गुजारा करना था। माधवी ने एक बार कहा था कि हम इतने वेल ऑफ नहीं हैं, लेकिन हर तारीख पर कोर्ट गए। इस दौरान सरकारी वकील बदले, जजेस बदले, कोर्ट रूम बदले और हर बार नए लोगों को पूरा केस और पूरी स्टोरी शुरू से समझानी पड़ती थी। 2011 में माधवी के घुटने का ऑपरेशन हुआ क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई थी, तो कुछ महीने वो जा भी नहीं सकी। लेकिन इस बीच एमके अकेले गए और इधर 2015 में एमके को खुद गिरने से चोट लग गई, जिसके बाद उनकी हिप इम्प्लांट सर्जरी हुई। माधवी ने बताया कि इस दौरान वो बहुत बेचैन रहते थे क्योंकि वो सुनवाइयों में नहीं जा पा रहे थे। कोई और होता तो शायद थक जाता और छोड़ देता, लेकिन ये माँ बाप थे और बेटी थी और इंसाफ का इंतजार था। 2016 में एमके ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें ट्रायल में हो रही देरी के बारे में बताया और उन्होंने इसे मियांडरिंग सेंस ऑफ एपैथी, यानी एक सुस्त और थकी हुई बेरुखी कहा, जो एक बाप का गुस्सा था। और ये लेटर बेकार नहीं गया। मार्च 2022 में प्रोसिक्यूशन सारे सबूत पेश कर चुकी थी और कोर्ट ने आरोपियों का बयान दर्ज कराना शुरू किया, जिसमें रवि कपूर को फिजिकली कोर्ट में लाया गया जबकि अमित शुक्ला को वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश किया गया। मई 2023 में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हुए। 15 साल में 300 से ज्यादा सुनवाइयां हो चुकी थीं और 97 गवाह अपनी गवाही दे चुके थे, जिनमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर और बाकी गवाह शामिल थे। हर इंसान ने एक एक पीस जोड़ा था। और फिर 13 अक्टूबर 2023 को एडिशनल सेशंस जज रविंद्र कुमार पांडे ने फैसला रिजर्व किया। उन्होंने 14 अक्टूबर तक लिखित दलीलें मांगी और 18 अक्टूबर 2023 को साकेत कोर्ट का वो भरा हुआ कमरा था, जहां माधवी भी थी, एमके भी थे और पत्रकार राहुल कंवल भी थे और थे वो 4 आरोपी।
जज पांडे ने 261 पेज का फैसला पढ़ा और कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल बियॉन्ड डाउट है कि आरोपी रवि कपूर और उसके साथी अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या उन्हें लूटने के इरादे से 30 सितंबर 2008 को रात 3:25 और 3:55 के बीच नेल्सन मंडेला मार्ग पर की। रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार चारों दोषी पाए गए हैं इस मर्डर केस में। इसके साथ ही डकैती में और मकोका के तहत संगठित अपराध में, और इसके साथ ही अजय सेठी को चोरी की प्रॉपर्टी रखने और जाने बूझे तरीके से अपराध में मदद करने का दोषी पाया गया। 2008 से अब 2023 आ चुका था, 15 साल। इधर राहुल कंवल ने उसी दिन एक्स पर लिखा कि 15 साल से इस घिनौनी हत्या ने उन्हें हॉन्ट किया है, और जज पांडे को भरे हुए साकेत कोर्ट रूम में सभी को दोषी बताया तो ये सुनकर वो इमोशन से भर गए। सौम्या को तो अब कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम उन कातिलों को अपने किए की सजा मिलेगी। माधवी इस वर्डिक्ट के बाद एचटीएस धालीवाल की तरफ आती हैं और उन्हें गले लगाती हैं। मां ने उस पुलिस ऑफिसर को गले लगाया जिस पर उसने 15 साल पहले भरोसा रखा था। धालीवाल ने मीडिया से कहा कि अब हम संतुष्ट हैं। ये केस बेहद मुश्किल था, सर्कमस्टेंशियल सबूतों पर था और ऐसे केसेस में कन्विक्शन लाना बहुत चैलेंजिंग होता है। अब तारीख आती है 26 नवंबर 2023 की, जिस दिन सजा सुनाई गई, जिसमें एएसजे रविंद्र कुमार पांडे ने चारों को उम्र कैद की सजा दी और हर एक पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ अजय सेठी को 3 साल की सजा मिली, लेकिन वो 14 साल से ज्यादा जेल में काट चुका था। उस पर 7,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जबकि कुल जुर्माने में से 12 लाख रुपए सौम्या के परिवार को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया। जज ने कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा रही। माधवी ने मीडिया को बताया कि हमने अपनी बेटी खो दी है, लेकिन ये फैसला दूसरों के लिए वार्निंग की तरह काम करेगा, वरना ये लोग और हिम्मत पाते। उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम एक गैंग तो खत्म हुई। दूसरी तरफ सौम्या के कलीग राहुल कंवल, जो बाद में इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर बने, उन्होंने वर्डिक्ट के दिन एक्स पर लिखा कि सौम्या विश्वनाथन उन सबसे बेहतरीन यंग प्रोड्यूसर्स में थी जिनके साथ उन्हें काम करने का मौका मिला, और वो मेहनत और लगन की मिसाल थी। उन्होंने लिखा कि जिस रात उनकी हत्या हुई थी, वो अपनी आफ्टरनून शिफ्ट खत्म करने के बाद भी टीम की मदद के लिए रुकी थी। इधर वर्डिक्ट के बाद लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि बलजीत मलिक और अमित शुक्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की और कन्विक्शन और उम्र कैद को चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ माधवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट गईं और जो बेल हाई कोर्ट ने दी थी उसके खिलाफ लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में दिल्ली सरकार और दोषियों को नोटिस भेजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने रवि कपूर की पैरोल की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया, और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कपूर के लंबे क्राइम रिकॉर्ड्स, अपराधों की गंभीरता और जेल के अंदर उसके रवैये को देखते हुए पैरोल नहीं दी जा सकती। रवि कपूर तिहाड़ में है, अमित शुक्ला तिहाड़ में है, बलजीत मलिक भी तिहाड़ में है और अजय कुमार भी तिहाड़ में। ये वो मरून वैगनार के 4 आरोपी हैं जो साउथ दिल्ली की रातों में शिकार ढूंढते थे और जिन्होंने सौम्या की हत्या को थ्रिलिंग एक्टिविटी कहा था। एक लड़की को गोली मारना उन्हें रोमांचक काम लगा था। इधर सौम्या विश्वनाथन के माँ बाप ने ऑपरेशंस के बाद भी, बुढ़ापे में और रिटायरमेंट के पैसों पर भी 15 साल कोर्ट के चक्कर लगाए। 2008 से 2023 300 से ज्यादा सुनवाइयां, 97 गवाह और 261 पेज का फैसला, उम्र कैद, 12 लाख मुआवजा। एक मां ने कहा कि कम से कम अब कोई और इनका शिकार नहीं बन पाएगा। सोचिए, एक पत्रकार जिसकी पहुंच होती है, सोर्सेज होते हैं और जिसे कोई हाथ लगा दे तो नेशनल न्यूज हो जाती है, उसे न्याय पाने में 15 साल लग गए। बूढ़े माँ बाप अकेले लड़ते रहे। तो सोचिए कितना कठिन है ये आम आदमी के लिए। क्राइम किसी के भी साथ हो सकता है, ये सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि उस क्राइम के बाद न्याय मिलना आसान नहीं है। उम्रें और जिंदगियां गुजर जाती हैं इस न्याय को पाने में, और फिर उस न्याय की अहमियत क्या है ये सिर्फ वो जानता है जिसे मिलता है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए स्टोरी लिखी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम है अंकित, कैमरे के पीछे हैं फरहान, साउंड पे हैं संदीप पांडे जी। आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश क्राइम सीन। मेरा नाम है अंकित, शुक्रिया।